हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। आज से संपूर्ण जीके बताया जाएगा। संपूर्ण जीके, जीके जीएस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम चलते हैं अपने स्टडी मटेरियल पर। भारतीय इतिहास का स्रोत। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय इतिहास का स्रोत कहाँ से हुआ, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से। इतिहास जानने से पहले भी उसके हम ये जान लें कि उसका स्टार्टिंग स्रोत क्या है। भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा विदेशी यात्रियों के विवरण और तीसरी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य क्या है? साहित्यिक साक्ष्य का मतलब है इसके अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य यह है, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की अध्ययन किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथों को शामिल किया गया है। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध और जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत जो वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और स्मृति ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है, तो हम इसमें सबसे पहले जानेंगे वेद के बारे में। वेद, वेद भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, जिसके रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों से हमें भारत के प्राचीन काल के सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सभी चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। अब चलते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना आर्यों ने पंजाब में किया था। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, जबकि पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोममंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की 5 मान्य शाखाएं हैं, साकल, अश्वलायन, मांडूक, संखायन तथा वास्कल। अब देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? इस वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य एवं गद्य दोनों में लिखा गया है। इस वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण आयुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धरयु कहा जाता है। इसके बाद सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक या मूल माना जाता है। इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। इनमें मात्र 78 ऋचाएँ ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से लिया गया है। इस वेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, जैमिनीय, राणायनीय और कौथुम। इसके बाद चलते हैं अथर्ववेद पर। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद एक ऐसा वेद है, अथर्ववेद में मनुष्यों के अंधविश्वास और विचारों का विवरण मिलता है। इस वेद में जादू टोना, रोग निवारण, विवाह, वशीकरण, ब्राह्मण ज्ञान धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग एवं उनके विषयों का वर्णन मिलता है। इस वेद में कुल 20 मंडल, 731 ऋचाएँ एवं 5,987 मंत्र हैं। यह चौथा एवं अंतिम वेद है और इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोथप है। उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना होता है। इसमें आत्मा, परमात्मा तथा संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है।
कुल 108 उपनिषदों की संख्या है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आरण्यक। आरण्यक क्या है? यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इनकी रचना अरण्यों तथा अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के लिए की गई थी। इसी कारण इन्हें आरण्यक कहा गया। आरण्यक में यज्ञों के स्थान पर ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई है और इस प्रकार ये दार्शनिक रचनाएं हैं। इन्हीं से कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। प्रमुख आरण्यक ऐतरेय, संखायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी तथा छांदोग्य है। वेदांग। वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांगों की रचना किया गया था। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त ये सभी वेदों के शुद्ध उच्चारण और यज्ञादि करने में सहायक थे। आगे चलते हैं पुराण। पुराण क्या है? पुराणों के रचयिता लोमहर्षक व उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। इसका संकलन गुप्त काल में हुआ था तथा इसमें ऐतिहासिक वंशावली भी मिलती है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। रामायण। इस महाकाव्य की रचना 2री शताब्दी के आसपास महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे जो कालांतर में 24,000 श्लोक हो गए हैं। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। महाभारत। यह एक महाकाव्य है जिसकी रचना लगभग 4वीं शताब्दी में महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। भारत में प्रारंभ में इसमें 8,800 श्लोक थे जिसे जय संहिता कहा जाता था। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो जाने पर महाभारत या सतसहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। सूत्र। इस साहित्य की रचना ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें नियमों एवं विधि का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाता है। आगे चलते हैं स्मृतियाँ। वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ। इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। इसके बाद धार्मिक साहित्य संपन्न हुआ। अब चलते हैं लौकिक साहित्य पर। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्धऐतिहासिक ग्रंथों एवं जीवनियों का उल्लेख किया गया है जिनसे भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। चाणक्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास और शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जो चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है उसमें मौर्यकालीन इतिहास और शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र द्वारा रचित बृहत्थामंजरी मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। संगम साहित्य से दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य तथा कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम शुंगकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। राजशेखर कृत प्रबंध कोश से गुजरात के चालुक्यों के इतिहास की जानकारी मिलती है। भारत पर हुए यवन आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी गार्गी संहिता से प्राप्त होती है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष के बुद्ध चरित्र, बाणभट्ट का हर्षचरित, वाक्पति का गौड़बहो, बिल्हण का विक्रमांकदेव चरित्र, पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित्र, हेमचंद्र रचित कुमारपाल चरित्र, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय इत्यादि उल्लेखनीय हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण से भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। विदेशी यात्रियों के विवरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, चीनी यात्रियों के वृत्तांत,
अरब यात्रियों के वृत्तांत, यूनान और रोम के लेखकों का विवरण। हेरोडोट्स, इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोट्स हैं, ये तो हम पहले भी जानते थे। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का उल्लेख किया है, परंतु इसका विवरण अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस, इसने भारत के संबंध में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में निरियाकस, आर्य सिक्रट्स तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका नामक अपने पुस्तक में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में उल्लेख किया है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टालमी द्वितीय फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। प्लिनी, इसने लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों, पदार्थों आदि के बारे में उल्लेख मिलता है। टालमी, इसने दूसरी शताब्दी ईस्वी के लगभग 150 ईसा ईस्वी में भूगोल नामक एक पुस्तक की रचना किया। कौन? टालमी। नेक्स्ट, पेरिलिप्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक की रचना एक अज्ञात लेखक द्वारा लगभग 80 ईस्वी में की गई थी जो उस समय हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसमें भारत के व्यापारिक वस्तुओं और बंदरगाहों का उल्लेख किया गया है। किसमें? इस पुस्तक में। चीनी यात्रियों के वृत्तांत, विदेशी यात्रियों में चीनी यात्री बहुत प्रमुख थे। चीनी यात्रियों के लेखन से भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फाहियान, यह चीनी यात्री लगभग 375 से 415 ईस्वी के बीच में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसे कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। इसने अपनी लेख में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का उल्लेख किया है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से कि मध्य प्रदेश के बारे में फाहियान ने कुछ लिखा है। इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया है। फाहियान। इसके बाद हेनसांग, यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के लगभग भारत आया था। यहाँ लगभग 16 वर्षों तक रहते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दिया और इसकी पुस्तक सी यू की है। सुंग यून, यह चीनी लेखक था जो 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने लेख में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं अपने समय के भारतीय स्थिति का उल्लेख किया था। अरब यात्रियों के वृत्तांत, अरब के मुसलमान लेखक हसन निजाम, अल मसूदी, सुलेमान, अल बरूनी, अलविला, दूरी, निजामुद्दीन तथा फरिश्ता की रचनाओं से भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अल बरूनी, इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज खीबा में हुआ था। अल बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसको अरबी, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। इसने तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज पुस्तक की रचना किया था, जिसमें भारतीयों के तत्कालीन दशाओं का वर्णन किया है। सुलेमान,
सुलेमान इसकी रचनाओं से प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। अलमसूदी, इसने एक पुस्तक लिखा मरूरज जहाब, जिसमें तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब देखते हैं पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं: अभिलेख, मुद्रा, स्मारक। चलते हैं अभिलेख में। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं और ताम्रपत्र पर खोदे जाते थे। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई प्राप्त अभिलेख है। कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। एरण अभिलेख से सेनापति भानुगुप्त की पत्नी से सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। एरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला, वो भी सेनापति भानुगुप्त की पत्नी से। यवन राजदूत होलियोडोरस के पिसन-नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। इसके बाद मुद्रा। हमने देखा अभिलेख से, अब देखते हैं मुद्रा से। प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। ग्रंथों में इन्हें कारसापड़, पुराण, धरण, शतमान आदि नामों से जाना जाता है। अधिकांशतः आहत सिक्के चांदी के टुकड़े हैं, जिन पर विभिन्न आकृतियां अंकित की गई हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों द्वारा की गई। मुद्राओं से ही प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसकी संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। पुदुचेरी के निकट अरिकामेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब चलते हैं स्मारक। स्मारक से हमें साहित्यिक जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। स्मारक के अंतर्गत पुराने मंदिर, मूर्तियाँ, इमारतें इत्यादि आती हैं, जिनसे हमें विभिन्न युगों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली को नागर, दक्षिण भारत की मंदिर शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं तथा दोनों शैलियों के मिश्रण को वैसर शैली कहते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक संपन्न हुआ। इसकी अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।